देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपका ये कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव शुरू की गई थी कल। और एग्जीक्यूटिव में आपका जो पढ़ाया जा रहा था फिर एक बार उसको देखा जाए तब आपका आगे बढ़ाया जाए। देखिए आपका बताया गया था एकदम शुरुआती दौर से बताया गया था। और सबसे पहले हमने बताया था कि जो फ्रांस का मॉन्टेस्क्यू था उसने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया, यानी कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। ये पिछली बार आपका बिहार जे में भी एडी लॉ में आया था, माने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, यानी कि प्रशासनिक विधि में ये क्वेश्चन आया था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया। पिछली बार आया भी था। तो वह विद्वान कौन था? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा कि गवर्नमेंट के या सरकार के तीन पार्ट होते हैं। एक लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, दूसरा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और तीसरा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। विधायिका के व्यक्ति अलग हों, कार्यपालिका के व्यक्ति अलग हों, न्यायपालिका के व्यक्ति अलग हों, तीनों की शक्तियां अलग हो, तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें, और कोई भी संस्था यानी कि चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करे, कोई दखल न करे, और साठ गांठ इनमें न हो। अगर साठ गांठ होगी तो न्याय की हत्या हो जाएगी, अत्याचार माने आपका न्याय की हत्या हो जाएगी। ये इत्यादि बातें मॉन्टेस्क्यू ने बताई। मैंने शॉर्टकट में ही हम बता सकते हैं, बताने को तो भाई ये ढीला चलेगा बिहार के लिए। तो वहाँ आपका माने सेपरेशन ऑफ पावर पर कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा। यहाँ तो 2 मिनट में क्या करना है, कंसेप्ट निपटा देना है। फिर आपका दूसरा कंसेप्ट हमने बताया था कि डिवीजन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत। आपका जो पूछा जाता है डिवीजन ऑफ पावर से पूछा जाता है, जो फेडरलिज्म होता है या जो परिसंघवाद होता है या जो संघीय शासन व्यवस्था होती है, जैसे भारत में है राज्य की सरकार अलग और केंद्र की अलग, तो ये फेडरलिज्म कहा जाता है। ऐसे शासन व्यवस्था में राज्य और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी कि कौन से विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ या यूनियन को है, किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट या राज्य का है। ये रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, लिखित संविधान द्वारा इसका स्पष्ट बंटवारा किया जाता है। भारत में भी ऐसा प्रावधान है। आपका शेड्यूल 7 यानी कि अनुसूची नंबर 7 में तीन लिस्ट दी गई हैं, तीन सूची दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर संघ कानून संसद बनाए, राज्य सूची के विषय पर राज्य और समवर्ती पर दोनों। कहीं कोई प्रावधान न हो तो जो रिजुडियरी पावर हैं या आपका अवशेषी शक्ति हैं वह संसद को प्राप्त हैं। देखिए तो संघ लिखा है कि संसद, अनुच्छेद 248 में एक बार देखिए तो एक बार देख लीजिए भाई, हल्का सा दिमाग से स्लिप कर रहा है, उसका अच्छा तरीका यही है क्योंकि आपका झारखंड में ये क्वेश्चन आया था। अनुच्छेद 248 में देखिए तो हाँ, इसमें संघ को, राज्य को, संसद को ऐसे लिख कर दिया था। तो जो रिजुडियरी पावर है यानी कि कहीं कोई विषय का उल्लेख नहीं है, उस विषय को रिजुडियरी कहा जाता है। अवशेषी, अवशिष्ट और उस विषय पर लॉ बनाने का जो पावर है हमारे यहाँ, वह पार्लियामेंट को दिया गया है, संसद को दिया गया है। अब जो पीसीएस में आजकल क्वेश्चन आईएएस में बन रहा है
वह तुलनात्मक बन रहा है कि अमेरिका में किसको दिया गया है और भारत में अवशेषित शक्ति किसको दी गई है। तो अमेरिका में संघ को नहीं दी गई है, अमेरिका में आपका बता दूं राज्यों को दी गई हैं, और भारत में किसको दी गई हैं, संघ को। यानी कि अमेरिका से यह प्रावधान नहीं लिया गया। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से लिया गया, कनाडा। भाई याद रखिए कहाँ से ये लिया गया कि रिजुडियरी पावर कानून बनाने की संसद के पास होगी, अमेरिका न मार कर आइए, ये लिया गया है कनाडा से। आगे बढ़ा जाए आपका, जो ये डिवीजन ऑफ पावर होता है ये फेडरलिज्म का क्रोड माना जाता है। क्रोड का मतलब कि मुख्य आधार माना जाता है, धुरी मानी जाती हैं। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि फेडरलिज्म का मुख्य तत्व क्या है, एक केवल बताइए। तो जब एक ही पूछे तो आप मारिएगा डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का क्या किया गया है, वो विभाजन। किसके बीच, यूनियन और स्टेट के बीच। ये क्रोड है। आपका जो परिसंघवाद आपका पढ़ाना है अभी अनुच्छेद 1 में आएगा, ये क्रोड है आपका। फिर हम बता दें ये फेडरलिज्म का। आगे बढ़ा जाए, अब जहाँ तक शासन व्यवस्था दिखाई देती है विश्व में, अब विश्व स्तर पर शासन व्यवस्था देखिए। पहले विश्व स्तर पर हम देखें तो दो शासन व्यवस्था दिखाई देती हैं। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अध्याक्षात्मक प्रणाली या राष्ट्रपतीय प्रणाली हम कहते हैं, प्रे यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, हिंदी में संसदीय शासन प्रणाली। यानी कि एक आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अध्याक्षात्मक प्रणाली या राष्ट्रपतीय प्रणाली भी कहते हैं, और दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। अब पहले तो दोनों में अंतर जानिए और भारत में कौन सा सिस्टम अपनाया गया है, ये सिस्टम क्यों अपनाया गया और कहाँ से ये प्रेरित हैं, यानी कि कहाँ से ये लिया गया, ये भी पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन का जवाब चाहिए। तो दोनों का पहले कंसेप्ट क्लियर रखिए। जिस देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ का पहले नियम समझिए। जो देश का सर्वे सर्वा होता है वह एक व्यक्ति ही होता है। एक व्यक्ति ही आपका जो आपका सर जो आपका कार्यपालिका की शक्ति रहती हैं वह एक व्यक्ति में ही समाहित रहती हैं, और वही व्यक्ति उसका यूज या प्रयोग करता है। यानी कि एक्चुअल जो प्रधान है यानी कि वास्तविक प्रधान, और फॉर्मल यानी कि नाम मात्र का या औपचारिक प्रधान केवल कितना होता है, एक। जैसे यानी कि इसका मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में व्यक्ति एक होता है, अलग अलग नहीं, और वही व्यक्ति सभी कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग भी करता है। जैसे उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ आपका है अमेरिका। सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका का जो राष्ट्रपति हैं, कार्यपालकीय शक्ति किसमें वेस्टेड है, प्रेसिडेंट में, और राष्ट्रपति ही कार्यपालकीय शक्ति का प्रयोग करता है। अगर ऐसा सिस्टम किसी देश में है कि वहीं एक ही व्यक्ति हैं, उसी में शक्ति वेस्टेड है और वहीं उस शक्ति का क्या करता है, यूज करता है, तो इस सिस्टम को एक नाम दिया जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम या अध्याक्षात्मक प्रणाली या राष्ट्रपतीय प्रणाली, राष्ट्रपतीय भी कहा जाता है। दूसरा जो सिस्टम विश्व में देखने को मिलता है वह पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली है। जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली में शासन के 2 प्रधान होते हैं,
दो उच्चतर स्तर के व्यक्ति होते हैं, यानी कि शासन के कितने प्रधान होंगे आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम में? दो। एक प्रधान जो होगा फॉर्मल होगा। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है केवल नाम मात्र का। फिर एक बार समझिए, संसदीय शासन प्रणाली में एक दो प्रधान होते हैं। एक आपका औपचारिक या फॉर्मल या केवल नाम मात्र का होता है, और जो दूसरा प्रधान होता है वह एक्चुअल होता है, यानी कि वास्तविक प्रधान होता है। एक्चुअल प्रधान होता है, जैसे कि हम उदाहरण बताए थे, हाथी के जो दांत होते हैं दिखाने वाले और खाने वाले और होते हैं, यानी कि दिखाने वाले दांत बाहर निकले रहते हैं और वह कौन है? औपचारिक। लेकिन खाने वाले दांत क्या रहते हैं? अंदर, वह दिखाई नहीं देते, लेकिन हाथी उसी से माने चीज़ों को खाता है, तो वह कौन सा हो गया? वास्तविक। अब ये जो सिस्टम है कि एक फॉर्मल हेड होगा, एक एक्चुअल हेड होगा देश का, ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से या इंग्लैंड से। तो सतर्क रहिएगा, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश की देन है, कहाँ से एडाप्ट किया गया है, अगला क्वेश्चन बनता है। तो इंग्लैंड मारकर आइएगा। इंग्लैंड में भी दो प्रधान होते हैं, एक सम्राट होता है और दूसरा मंत्रिपरिषद होती है। सम्राट आपका कैसा प्रधान है? औपचारिक या नाम मात्र का। और मंत्रिपरिषद कैसे प्रधान है? एक्चुअल। अब भारत में थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में जो औपचारिक प्रधान होता है, जो नाम मात्र का प्रधान होता है, वह भारत का प्रेसिडेंट होता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से, अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि क्या होती हैं? मंत्रिपरिषद। तो फिर आ गया आपका जो एक्चुअल प्रधान है भारत में, वह कौन है? मंत्रिपरिषद। यानी कि राष्ट्रपति किसकी सहायता और सलाह लेकर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की। अब आपका इतिहास हल्का सा देखना है, तब आपका बेरेक शुरू करना है। अब यानी कि आपका क्वेश्चन ये भी अभी बताएंगे आगे आपका, कि राष्ट्रपति कब अपने विवेक से कार्य करता है। तो संविधान में बहुत ज़्यादा विवेक भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति अपने कुछ मामलों में अपने विवेक से जरूर कार्य करता है, और दो चार हम बता देते हैं। जैसे पहला मामला आया कि अगर लोकसभा का चुनाव हुआ, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो राष्ट्रपति अपना विवेक अपनाता है कि किसको माने सरकार बनाने के लिए पहले बुलाया जाए। यहाँ विवेक है उसका। दूसरा आपका, जो सरकार बहुमत हार गई है, यानी कि लोकसभा में जो सरकार अविश्वास प्रस्ताव माने विश्वास खो दी है, अगर उस अविश्वासी राष्ट्र माने प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए क्या कर सकता है? इनकार। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, इस समय घटनाक्रम हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विश्वास मत खो दिए हैं वहाँ की सदन में। तो क्या अगर वह कोई राष्ट्रपति को सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? नहीं। उसी प्रकार भारत में भी अगर सरकार गिर गई तो आपका कह सकते हैं कि उस पीएम की
हर एक सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ये भी याद रखें। फिर राष्ट्रपति अपने विवेक से या मन से वहाँ कार्य करता है जहाँ वह विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए सदन माने मंत्रिपरिषद को लौटाता है कि आप एक बार इस पर क्या करिए, पुनर्विचार। फिर राष्ट्रपति अपने विवेक से वहाँ भी कार्य करता है जहाँ कि वह पीएम से किसी मामले में आपका कह सकते हैं कि ये सूचना मांगता है कि आकर हमें बताइए कि इस मामले में आप क्या कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ के जो फॉर्मल प्रधान है, औपचारिक प्रधान है, अपने विवेक से कार्य करता है, अपनी इच्छा से कार्य करता है। अन्यथा हर एक मामले में जब भी वह सरकारी कार्य करता है, किसकी सलाह पर करता है, मंत्रिपरिषद की। तो एमपी का पहले 3-4 क्वेश्चन बनाया जाए। राष्ट्रपति क्षमादान देता है स्वयं के विवेक पर, आपका दे देगा सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्षमादान राष्ट्रपति देता है। तो फिर एक बार दिमाग बैठा रहे, जहाँ जहाँ राष्ट्रपति का विवेक था हमने बता दिया। तो क्या हमने ये उसमें बताया कि क्षमादान अपने विवेक से देता है? नहीं। तो किसकी सलाह पर क्षमादान देता है? मंत्रिपरिषद। अगर मंत्रिपरिषद न दिया रहे तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल खोजिएगा, क्योंकि एमपी में मंत्रिपरिषद न देकर आपका मंत्रिमंडल शब्द दिया था। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर न दिया रहे तो कैबिनेट शब्द खोजेंगे, मंत्रिमंडल खोजेंगे। अब दोनों में यही अंतर आपका भाई, अब समय आ गया कि आपका अंतर बताया जाए, क्योंकि आपका आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में अंतर बताया जाए। देखिए दोनों स्तरों पर बताया जा रहा है, राज्य स्तर और संघ स्तर पर सेम है, सेम नियम लागू होता है। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री और जितने संघ के मंत्री हैं, ये आपका एक सर्किल में हम इनको घेर रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री और जितने मंत्री संघ के हैं, ये पूरा जो टोली होगा, ये पूरा समूह जो होगा, इनको हम नाम देंगे मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में कौन शामिल हैं? तो प्रधानमंत्री और सभी मंत्री, चाहे वह कैबिनेट स्तर के हों, चाहे स्टेट या राज्य स्तर के हों, या उप मंत्री हों, स्वतंत्र प्रभार के हों, उससे हमें मतलब नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि मंत्रिपरिषद में कौन शामिल हैं, तो क्या मार्क कराएंगे? प्रधानमंत्री और अन्य सभी। भाई कुछ नहीं, कौन? सभी। अब ये हो गया आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का जो छोटा रूप है उसको हम कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट में कौन शामिल हैं? तो पीएम होंगे और जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। फिर एक बार देखिए, यानी कि सभी मंत्री कैबिनेट में शामिल नहीं होते। प्रधानमंत्री कैबिनेट में शामिल हैं और वे मंत्री शामिल हैं जो किस लेवल के होते हैं, किस स्तर के होते हैं? कैबिनेट स्तर के। तो कैबिनेट मंत्री और पीएम मिलकर कैबिनेट या मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। तो बताइए बड़ी संस्था कौन हो गई? मंत्रिपरिषद। और छोटी संस्था कैबिनेट। छोटी संस्था कौन हो गई? कैबिनेट में कौन शामिल होता है? पीएम। सभी मंत्री न मार दीजिएगा, किस स्तर के मंत्री शामिल होते हैं? जो किस स्तर के हैं? कैबिनेट। जो देश चलाया जाता है, आप ये भी समझिए, पूरा मंत्रिपरिषद नहीं चलाती है। ये जो देश चलाया जाता है, उच्च स्तर पर फैसले लिए जाते हैं,
सभी मंत्रियों को मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। ये पीएम और कैबिनेट मंत्री मिलकर यानी कि 6-7 लोग ही मिलकर पूरे देश को चलाते हैं। जैसे रक्षा मंत्री हो गया, आपका गृह मंत्री हो गया, आपका माने सेना का मंत्री हो गया, इत्यादि जो 4-5 कैबिनेट मंत्री हैं, यहीं पीएम के साथ बैठक करते हैं और देश कैसे चले ये निर्धारित करते हैं। यानी कि अब जो क्वेश्चन आपका जे में पिछली बार भी आया और पूरा चांस है आने का कि मंत्रिपरिषद की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तो मंत्रिपरिषद की या सरकार की जो एक्चुअल पावर है वह एक्चुअल माने वास्तविक मैं बता रहा हूँ कौन चलाता है सरकार, पूरा मंत्री सामान्यतः नहीं। तो अगर ये पूछे कि कार्यपालिका की एक्चुअल पावर किस में है, देखिए मैं बता रहा हूँ कार्यपालिका की शक्ति किस में हो, कार्यपालिका मतलब क्या, मंत्रिपरिषद। लेकिन अगर इसी में एक शब्द दे दे, पूछा गया जे में एक्चुअल, तो एक्चुअल दे दे तो आप मंत्रिपरिषद न मारकर कैबिनेट मारेंगे, मंत्रिमंडल मारेंगे, क्योंकि ये सर्वोच्च संस्था है। कैबिनेट ही ये निर्धारित करती है कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। और कैबिनेट में जो है अध्यक्षता जो मंत्रिपरिषद या कैबिनेट का करता है वह कौन करता है, पीएम। तो अब तो इंग्लैंड का संविधान पढ़ना ही नहीं है, नहीं तो बिहार के लिए इंग्लैंड का संविधान भी पढ़ा जाता था और तमाम विद्वान पीएम को तमाम आपका उपाधि से नवाजे थे। कुछ विद्वान कहते थे कि चमकते हुए तारों में चंदा मामा है ये, चंदा मामा, मामा ना लगाइएगा आप भाई, हम बता रहे हैं इसका मतलब कि किसी को बताइएगा ना कि चंदा मामा है, चंदा है। तो ये सूर्य है, तो जहाज का कैप्टन है, जहाज का चालक है, तो एरोप्लेन का पायलट है। तो आपका कह सकते हैं कि पीएम जो होता है तो पीएम सर्वे सर्वा होता है। पीएम ही ये चुनाव करता है कि कौन उसके मंत्रिपरिषद में रहेगा और कौन किस कहाँ जाएगा बाहर। आपका फिर याद रखिए पीएम को बहुत आपका और पीएम ही मुख्य रूप से ज़्यादा लोग जानते भी हैं कि कौन पीएम है। मंत्रियों को कौन जानता है, जैसे पाकिस्तान के पीएम कौन बने तो सभी लोग जान गए कि 23वें हैं, जीएस के लिए सोशल 23वें है ना, हाँ, तो कौन है तो जान गए, लेकिन अन्य मंत्रियों के बारे में ज़्यादा नहीं जाने। तो पीएम आपका जो जहाज होता है उसका कैप चालक होता है, यानी कि पीएम ही ये निर्धारित करता है कि जहाज किधर जाएगा, कब रुकेगा। तो आपका पीएम सिरमौर होता है मंत्रिपरिषद का, और पीएम अगर मर गया, इस्तीफा दे दिया, तो पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप स्वाहा हो जाएगी, बचेगी नहीं। यानी कि पीएम अगर मर जाता है, इस्तीफा दे देता है, तो मंत्रिपरिषद का अस्तित्व क्या होता है, समाप्त। फिर से नया मंत्रिपरिषद बैठेगी। यानी कि अगर इमरान खान इस्तीफा दे दिए तो उनके मंत्री ये नहीं कह सकते कि आज भी हम मंत्री हैं, क्योंकि पीएम गया, यानी कि जहाज का कैप्टन जहाज लेकर क्या हुआ, डूब गया। बेचारा अंतिम गेंद तक खेलने की बात कर रहा था और अंतिम गेंद ऐसी फेंकी गई यार्कर कि बोल्ड हो गया, लेकिन कह रहा था कि हम अंतिम गेंद तक क्या करेंगे, खेलेंगे, हार नहीं मानेंगे। और अंत में हार मान ही लेना पड़ा, क्योंकि अवमानना में जेल भी अब जाते हैं, और जेल से बचने के लिए आपका जरूरी है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इस्तीफा देकर पहले ही क्या लिए, भाग लिए। कि हम क्यों भाई आपका लें। तो अगला देखिए, फिर एक बार इसको समझिए। कैबिनेट में ही एक्चुअल पावर सरकार की होती है। भाई वैसे सरकार की पावर तो मंत्रिपरिषद में है, लेकिन एक्चुअल पावर की मैं बात कर रहा हूँ किस में है, कैबिनेट। तो जहाँ जहाँ आपका एक्चुअल पावर हो, 3 क्वेश्चन जे में बने हैं,
और एक साथ 3 क्वेश्चन निकालिए। देखिए मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यूपीजे में बना पिछली बार कि सुरक्षा पर मैंने आपका महासचिव की नियुक्ति का वास्तविक शक्ति किसमें है। तो जो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य हैं, परपिचुअल आपका मेंबर हैं, उन्हीं में निहित है ये शक्ति। क्योंकि एक भी अगर नकारात्मक मत दे दिया, बीटो दे दिया, तो कोई व्यक्ति महासचिव यूएनओ का नहीं बन पाएगा। फिर आपका क्वेश्चन बना है यूपीजे में कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति किसमें है। तो ये तो बताया जा चुका है किसमें है, कोलिजियम। यानी कि जिन नामों को कोलिजियम भेजेगी उनको जज बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन फिर आपका क्या है, एक्चुअल जरूर याद रखिए। फिर आपका बैक होइए भाई, आगे बढ़ा जाए। देखिए संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, वह शासन का हेड होता है। प्रथम व्यक्ति कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन, यानी कि प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति। उसका चुनाव डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। सरकार के सभी कार्य सभी संस्थाओं का जो हेड होता है और मुख्य मुख्य जो नियुक्तियां करता है वह राष्ट्रपति ही करता है। जैसे सेना का सर्वोच्च कमांडर हो गया, सर सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है, आपका राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक से अपने मन से कार्य नहीं करता। वह जब भी कार्य करता है कुछ मामलों को छोड़कर वह मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करता है। बिना मंत्रिपरिषद के 1 मिनट भी राष्ट्रपति नहीं चल सकता, अर्थात मंत्रिपरिषद का होना जरूरी है। अगर सरकार लोकसभा में हार भी गई तो केयरटेकर पीएम बने रहेंगे और राष्ट्रपति, क्योंकि बिना मंत्रिपरिषद के भारत में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन से कोई कार्य कर सके। तो भाई मंत्रिपरिषद जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आगे बताया जाएगा। अब आपका आता है कि जहाँ तक भारत के राष्ट्रपति की का प्रश्न है, यानी कि प्रेसिडेंट का प्रश्न है, अब अनुच्छेद वाइज चला जाए और तब आपका देखिए एक और बचा है, उसको भी देखिए। आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्रोड कौन सा अनुच्छेद है। क्रोड यानी कि आधार, आधार यानी कि बेस। बेस का मतलब ये हुआ कि जन्मदाता। ये क्वेश्चन भी 4-5 बार बना है, आईएएस में भी बना, पीसीएस में भी बना, जे में भी 3-4 बना है, 4 बना है। किसी भी हाल में गलत न हो। अगर ये पूछे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से क्रिएट होती है, कहाँ वेस्टेड है, इसका आधार क्या है, क्रोड क्या है, कहाँ से उत्पन्न होती है, तो आपका कम से कम 2 अनुच्छेद तो याद ही रखना पड़ेगा। एक 74 और एक 75 का क्लाज 3। जो विद्वानों, देखिए अब आपका क्वेश्चन देखिए कैसे मॉडल बना है। पहले दोनों से अनुच्छेदों को बताया जाए एक लाइन, और तब जो मॉडल नए नए बने हैं आपका उसको देखा जाए। लेकिन सबसे पहले आपका दोनों अनुच्छेदों को बताया जाए। 74 ये बताता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेगा। अब देखिए यहाँ भी करेगा शब्द आ गया, हमेशा याद रखिए। कर सकेगा कि करेगा, तो बाध्य है कि विवेक। तो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है कि विवेक।
अब इसमें भी इतिहास देखना है। इतिहास आपको ये देखना है कि इंदिरा गांधी के समय ज्ञानी जैल सिंह आपका राष्ट्रपति थे, और इंदिरा गांधी को लगा कि भाई राष्ट्रपति बाध्यकारी है नहीं कि मंत्रिपरिषद की सलाह माने, तो इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करवा डाला और स्पष्ट बैरक में अब लिख दिया गया कि राष्ट्रपति सलाह और सहायता मानने के लिए क्या है, बाउंड है। यानी कि ये किया गया क्योंकि पीएम को लगा कि कहीं राष्ट्रपति आपका सत्ता हथिया न ले, क्योंकि करे सकेगा करेगा नहीं लिखा है, तो करेगा मतलब कि अब राष्ट्रपति क्या है, बात। फिर अनुच्छेद 75 का खंड 3 ये बताता है कि यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बिहार से लेकर यूपी और आईएएस में, कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में समाहित है, तो अनुच्छेद 75 का क्लाज 3। अगला क्वेश्चन आपका बना कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता क्या है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, तो फिर एक बार याद रखें, जो ये मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, ये किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो किसके प्रति होगी, लोकसभा के प्रति की राज्यसभा के। यानी कि सरकार बहुमत कहाँ साबित करती है, लोकसभा में कि राज्यसभा में। अगर लोकसभा में हार गई तो पीएम चले जाएंगे, बैठिए भाई। और अगर राज्यसभा में हार गई तो कोई मतलब नहीं है। तो कहाँ सरकार हार गई, कहाँ विश्वास हासिल करना है, तो कलेक्टिव उत्तरदायित्व तो कहाँ दिया गया है, खंडवार याद रखिएगा 75 के किस क्लाज में। और लोकसभा माने मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। तमाम विद्वानों ने इस अनुच्छेद में कही गई बातों को ही पार्लियामेंट्री सिस्टम का जन्मदाता माना है, आधार माना है, क्रोड माना है। लेकिन आपका 74 भी है कि दो प्रधान होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, एक नाम मात्र का और दूसरा कौन, वास्तविक। सभी काम नाम मात्र का करता है लेकिन करवाता कौन है, वास्तविक। ये 74 में भी कुछ हद तक है। तो दोनों अनुच्छेद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ऑप्शन देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से उत्पन्न होता है, अगर ये क्वेश्चन आए और अनुच्छेद 74 दिया रहे और 75 न दिया रहे, तो 74 मार्क कराइए, एपीसीएस से आईएएस दोनों में आए। अगर 74 न देकर एक अनुच्छेद 75 का कहाँ दिया रहे, 3 दिया रहे, तो 75 का कौन सा क्लाज मार कर आएंगे, 3। समस्या तब आएगी जब दोनों दे दे। अगर आपका एक ऑप्शन में अनुच्छेद 74 दे और दूसरे ऑप्शन में 75 का क्लाज 3 भी दे, तो अब ये कहीं स्पष्ट तो लिखा नहीं है। तो जो ज़्यादातर जो विद्वानों का मत है वो ये मानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो बेस है भारत में वह 75 का क्या है, लातीन। तो हमारे हिसाब से यही ऑप्शन सही होना चाहिए, कहीं लिखा नहीं है भाई, मैं बता दूं। ये ज़्यादातर विद्वानों की क्या है, ओपिनियन है। जैसे कि आपका ये पूछ ले एक और उदाहरण लास्ट में कि ऑफेंस या अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका यहाँ भी लोग खूब गलत करके आते हैं। पहला दिया रहेगा आईपीसी की धारा 40, सीआरपीसी की धारा 2N और सीआरपीसी की धारा 2M, इनमें से कोई नहीं। तो अपराध की परिभाषा पूछ रहा है तो यहाँ कानूनी भाषा में देखना पड़ेगा कि सीआरपीसी में हेडिंग धारा 2 की परिभाषा है
आईपीसी में परिभाषा हेडिंग नहीं है, साधारण स्पष्टीकरण है, धारा 6 से लेकर 52A तक। तो क्या मारेंगे अगर लीगल तौर पर पूछे तो सीआरपीसी की धारा 2N। मैंने आपको पकड़ना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन आसान आसान नहीं आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भी एक एक टेक्निकल प्रश्न आएंगे, तो आपका सतर्क रहिएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर 74 न रहे तो आप 75 का कौन सा खंड मारिएगा? 3। अब समस्या एक लास्ट वाली देखा जाए, मान लीजिए 74 भी आ गया, 75 का क्लाज 3 भी आ गया और दोनों आ गया, तब कोई समस्या नहीं है, कहाँ मारेंगे? दोनों, तब कोई समस्या नहीं। लेकिन कब समस्या आएगी? जब दोनों में से क्या चुनना हो? एक। एक चुनना हो तो कौन मार कर आएंगे? मैंने जो आपको विद्वानों के अनुसार बताया जा रहा है, फिर मैं एक बार बता दूं, ये कहीं लिखा नहीं है। तो आपका 10 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, फिर आपका कॉन्टैक्ट चलेगा। थोड़ा कुछ कारणों से तबीयत सही न होने के कारण थोड़ा दिक्कत थी, इसलिए लेट हो गया आज। तो 10 मिनट का ही ब्रेक रहेगा और फिर 45 मिनट ही सही कॉन्टैक्ट चलाया जाएगा। और भाई कूलर एक और लगवा दिया जाएगा, आज बनवा दे रहे हैं बड़ा कूलर, ताकि आपका थोड़ा बहुत जो गर्मी है आपका कम हो जाए। क्योंकि देखिए मौसम ऐसा है कि थोड़ा बहुत गर्मी तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। अब आप चाहें कि एकदम एसी सर लगा दें, तब 4-5 लाख वसूला जाए तो एसी लगाया जाए, तो भाई पढ़िए अपना, थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करके।